स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस सीरीज में, जिसमें हम आज की अपनी इस वीडियो के अंदर 13 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज का पर्पस यही है कि आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम रेडी बनाना, आप लोग क्लियर रहें कि किस तरीके के कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स अब आप लोगों के पास होने चाहिए। वो वाला टाइम नहीं रह गया है कि आप लोगों को एक सिंपल सा फैक्ट बता दिया जाता है और उस फैक्ट को आप सोचते हैं कि वो सवाल के रूप में आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, आपको वो फैक्ट तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उसकी एक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इन सवालों को डिस्कस करने से बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि कोई भी अगर आपने कहीं से भी कोई भी चीज पढ़ी है तो उसको कॉन्सेप्चुअली आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे पूछे गए सवालों के अंदर। तो पहले जो 5-6 मिनट आप लगाते थे अपने एग्जाम में जीके जीएस वाले सेक्शन के अंदर, अब ऐसा नहीं रह गया है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को सवाल को पढ़ना भी होगा, आपको ऑप्शंस भी देखने होंगे, और वो तब भी आपको करना होगा जब आपको लगता है कि सवाल की पहली लाइन पढ़ के कि ये मेरे पे नहीं आता है, क्योंकि कभी-कभी इन्होंने ऑप्शंस ऐसे दे रखे होते हैं या फिर उस सवाल के अंदर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे आप अपना कॉमन सेंस यूज करके भी उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। बस ये वाली बात मुझे कहनी है। बाकी इन सेशंस को लाइक जरूर कीजिए अगर आप इस वीडियो को एक्चुअल में फायदेमंद रूप से देख रहे हैं। इतनी हम आपसे चाहत रहेंगे। अपना कमेंट भी जरूर छोड़कर जाया करें कि आपको मजा आया या नहीं आया। तो चलिए फिर इस क्लास का, इस सेशन का पहला सवाल आपके सामने पेश करा जाएगा। सवाल पढ़ता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। विचार करने के लिए 3 कथन आपको दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। एक एक करके हम स्टेटमेंट वाइज यहां पर जाएंगे। इन्होंने कहा है इट इज स्प्रेड ओवर अ हिल टॉप मोर देन 2 किलोमीटर इन लेंथ, यानी कि 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई की एक पहाड़ की चोटी पर यह फैला हुआ है। इट्स साउदर्न पार्ट फीचर्स इंट्रिकेटली कार्व्ड रॉक कट टेम्पल्स ऑफ जैन तीर्थंकर। The चतुर्भुज मंदिर विद इन द फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैष्णविट श्राइन, यानी कि किले के भीतर स्थित चतुर्भुज मंदिर एक वैष्णव तीर्थ स्थल का उदाहरण है। तो सबसे पहले आप पहले वाले स्टेटमेंट पर आइए, क्योंकि इन चीजों को स्टेटमेंट वाइज ही आप चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि ग्वालियर फोर्ट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अपने आप को आपको ऐसे सवालों को करने के लिए कैसे तैयार करना है? तो जो आज तक आपने कोई भी पीवाईक्यूज करे, आपने किसी भी जगह से थ्योरी पूरी करी, तो वहां पर मल्टीपल फोर्ट्स का, मल्टीपल आर्किटेक्चर्स का जिक्र करा जाता है। तो अभी तक हम सिर्फ ये सुनकर, ये समझकर उस चीज को अपने पास रख लेते थे कि भाई बनवाया किसने इसको, उतना बहुत होता था। लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई आर्किटेक्चर आपके सामने आता है तो आप उसके फीचर्स भी देख लें, क्योंकि इस आपकी एग्जामिनेशन साइकिल के अंदर डिटेलिंग सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए, तो मैंने आपसे यहां पर कहा है कि आपको ग्वालियर फोर्ट को लेकर स्टेटमेंट्स पर विचार करना है। तो ग्वालियर फोर्ट एक हिल टॉप फोर्ट है, यानी कि पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जो कि जो विंध्या सैंडस्टोन्स होते हैं ना, ये उनकी रिज के ऊपर बना हुआ है। इसकी लेंथ लगभग 2.5 किलोमीटर से ज्यादा होती है, तो मैं कह सकता हूं मोर देन 2 किलोमीटर इन लेंथ। तो इसीलिए मोर देन 2 किलोमीटर यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे मैं ये भी कहूंगा कि जो हिलटॉप फोर्ट होते हैं ना, उनका मतलब होता है कि उनकी जो लोकेशन है वो डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक बनाई जाती थी, जहां से जो आसपास का एरिया होता था उसको वो पूरा कंट्रोल कर सके, जो कि आपको ग्वालियर फोर्ट के अंदर भी नजर आता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इट्स साउदर्न पार्ट फीचर्स इंटीग्रेटली कार्व्ड कट टेम्पल्स ऑफ जैन तीर्थंकर। तो ग्वालियर फोर्ट का जो दक्षिण पार्ट है, दक्षिण जो फेस है, वहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस आपको रॉक कट जैन टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर जो ये तीर्थंकर थे, इनकी एक बहुत बड़ी, एक फाइनली कार्व्ड स्टैचूज भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 7th से 15th सेंचुरी के अंदर बनवाए गए थे। आपके अंदर एक सवाल आ सकता है कि ये जो रॉक कट टेम्पल होते हैं ये क्या चीज होती है? तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि इनको डायरेक्टली ना, जो पहाड़ है उनको काट कर बनाया गया है। उन पहाड़ों को काट कर ये मंदिर बनाए गए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में एलोरा के
जो टेम्पल्स है उनका जिक्र करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी भाई यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट रहेगा। तीसरा है द चतुर्भुज मंदिर विद इन द फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैष्णवित साइन, ये भी आपका सही जाएगा। यहां पर ना एक मंदिर है जिसको कहा जाता है तेली का मंदिर, मतलब ये जो तेली का मंदिर है ना, इसी फोर्ट के अंदर एक वैष्णविट श्राइन है। इसमें आपको गरुड़ एम्बलम देखने के लिए मिलेगा, विष्णु से संबंधित आपको यहाँ पर कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर ना ये नाम तेली होने की वजह से ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये जो जगह है वो जैन या शैव नहीं है, वो वैष्णव है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर इन्होंने ग्वालियर फोर्ट से संबंधित दिए थे, वो तीनों के तीनों ही भाई करेक्ट रहेंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे इसी बात पर। इन भक्ति ट्रेडिशंस विच टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ वर्शिप आर मेंशन्ड, यानी कि भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से दो व्यापक प्रकार बताए गए हैं। भक्ति ट्रेडिशन का जिक्र हुआ है, तो आप लोग मुझसे पूछोगे कि जी भक्ति मोमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही। भक्ति आंदोलन में भगवान की उपासना को दो बड़ी बड़ी श्रेणियों के अंदर डिवाइड किया गया। अब वो दो बड़ी बड़ी जो कैटेगरीज थी उन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। अब आप मुझसे कहेंगे कि जो ये सगुण है और ये जो निर्गुण है, इन भक्ति के बारे में बता दीजिए हमें। तो सगुण भक्ति के अंदर मतलब होता है कि आपके पास ना एक फॉर्म है, भगवान की मूर्ति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनकी पूजा करी जाती है, उसको कहा जाता है सगुण ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। जैसे कि हम राम जी की बात करते हैं, हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं, हम विष्णु भगवान की बात करते हैं, तो इनकी मूर्ति, इनके नाम, इनके रूप, इनके साथ इनकी पूजा करी जाए तो उसको कहा जाता है सगुण प्रकार की वर्शिप। ठीक है? अब कल कोई ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें ना वो संतों का नाम बताइए जो कि इस सगुण भक्ति से संबंधित रहे हैं, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे जो कि इन सभी भगवानों की मूर्ति, उनके नाम, उनके रूप की पूजा करते हुए नजर आते हैं। तो आप किसका नाम लोगे? आप तुलसीदास जी का नाम लोगे, आप मीरा का नाम लोगे, मीरा भी एक फेमस आपको ऐसी संत नजर आएंगी, आप सूरदास का नाम लोगे। ये इसी सगुण भक्ति के क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ आप निर्गुण वर्शिप की बात करेंगे। निर्गुण के अंदर ना आप फॉर्म के बिना, मतलब इसके अंदर भगवान को निरंकार बोला गया है, भगवान की कोई शेप नहीं है, ऐसा माना जाता है निगुण भक्ति के अंदर। मूर्ति पूजा के अंदर इसमें फोकस नहीं रहता है। और इसके जो आपको संत याद रखने हैं, उसमें आपको नाम याद रखना है कबीर जी का, इसमें आपको नाम याद रखना है गुरु नानक जी का। ये वो एग्जाम्पल्स ऑफ संत हैं जो कि निर्गुण भक्ति के ऊपर जाने जाते हैं। तो भक्ति ट्रेडिशन का जो कोर विभाजन है वो सगुण और निगुण ही है। समझ गए? तो यहां पर ये सगुण और निर्गुण वाला जो आपका वर्शिप का टाइप है भक्ति ट्रेडिशन के अंदर, वो क्लियर है, इसको लेकर समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहले ऑप्शन के अंदर आपको वैदिक एंड नॉन वैदिक दिया गया, भक्ति मूवमेंट का ये क्लासिफिकेशन नहीं है, वो सगुण और निर्गुण है। फिर ऑर्थोडॉक्स और रिफॉर्मिस्ट दिया गया है, ये तो मॉडर्न जो सोशल टर्म्स हैं वो हैं, ये पहले के थोड़ी ना है। और यहाँ पर शिवा और वैष्णव का नाम दिया गया है, ये क्या है? ये संप्रदाय है, ये वर्शिप करने के टाइप नहीं है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अगर आप देखना चाहोगे ना तो आप कर पाओगे। आप सिर्फ इन्हीं दोनों ऑप्शन में बचते अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते, ना तो आप इसको आंसर करते ना इसको आंसर करते। बस ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अन्नमाचार्य's contribution to Indian devotional music? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्नमाचार्य के भारतीय भक्ति संगीत में योगदान का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? अब आप पूछोगे कि जी अन्नमाचार्य जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो 15th सेंचुरी हमारे दक्षिण भारत के ग्रेटेस्ट भक्ति कॉम्पोजर के रूप में से ये एक थे, जिन्होंने जो तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी बोल दीजिए या फिर वेंकटेश्वर बोल दीजिए, मतलब लॉर्ड वेंकटेश्वर, उनके लिए लगभग 32,000 से ज्यादा अपने कीर्तन लिखे। और ये जो इनके द्वारा लिखे गए सॉन्ग्स थे उसमें सिंपल तेलुगु लैंग्वेज में उन्होंने यूज किया।
कॉमन लोगों तक इन अपने जो कंट्रीब्यूशन है इनको पहुंचाने के लिए एक सिंपल तेलुगु लैंग्वेज का यूज किया, कॉमन लैंग्वेज का यूज किया। तो भक्ति हो या फिर सोशल इक्वालिटी हो, इनके जो गाने होते थे वो इन दोनों चीजों पर मैसेज दिया करते थे और इसी वजह से अन्नमाचार्य को कार्नेटिक डिवोशनल म्यूजिक के पायनियर के रूप में भी जाना जाता है। समझ गए? तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? कंपोज्ड संस्कृत हाइम्स ऑन कास्ट रिचुअल्स, जी नहीं। रोट ओवर 32,000 सॉन्ग्स प्रमोटिंग डिवोशन एंड इक्वालिटी, ये वाला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर सही जाता। रेस्ट्रिक्टेड सॉन्ग्स टू टेम्पल्स एंड प्रीस्ट ओनली, नहीं, ये कॉमन लोगों के लिए भी थे। फोकस्ड ओनली ऑन मेलोडी नॉट ऑन सोशल रिफॉर्म्स, जी नहीं, सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी थे। तो यहाँ पर आप बी वाला ऑप्शन मार्क करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Why can hockey players use only the flat left hand side of the stick? हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों कर सकते हैं? अब पिछली जो हमने शिफ्ट्स का डिस्कशन किया या फिर पहले भी मैंने अपनी सीरीज के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया, तो स्पोर्ट्स पर बेस्ड सीधे सीधे सवाल आते हैं, वो चलो आप लोगों को पता भी होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा ना आपसे आपके मेंटल टेम्परामेंट को भी चेक करने के लिए कोशिश करी जाती है कि आखिरकार वो सिर्फ अपने फ्लैट और लेफ्ट हैंड साइड स्टिक का ही यूज क्यों करता है। तो आप लोगों को पता है कि जो हॉकी की छड़ी होती है ना, उसका एक साइड ही फ्लैट होता है जो कि लेफ्ट साइड है। अगर दोनों साइड फ्लैट होते तो क्या होता? बॉल कंट्रोल आपका अनप्रेडिक्टेबल होता, प्लेयर की जो इंजरी है उसका रिस्क हो सकता था, गेम एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बवाल भरा हो जाता, बहुत ही ज़्यादा chaotic हो जाता। इसलिए रूल बनाया गया कि जो सिर्फ लेफ्ट साइड है ना, वही आप फ्लैट कर सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक भी लॉजिक है और इसको इस स्पोर्ट्स के अंदर लाया गया। तो फ्लैट सरफेस का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बेटर फ्रिक्शन प्राप्त होगा। आप डायरेक्शन को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और जो कर्व्ड सरफेस है, जो घुमावदार वाला आपका सरफेस है, वहां पर बाउंस आपका एक तो रैंडम होगा और उससे इंजरी के भी रिस्क होते हैं। समझ गए? तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बेटर कंट्रोल एंड रिड्यूस्ड इंजरी रिस्क, ये वाली जो बात है ये आपका यहां पर करेक्ट जाएगी। दूसरे में दिया गया था प्रिवेंट्स अनफेयर लेफ्ट हैंडेड एडवांटेज, यानी कि अनुचित बाएं हाथ के लाभ को रोकता है। लेफ्ट हैंडर अलाउड होते हैं, बस स्टिक का जो फ्लैट साइड है वो फिक्स्ड होता है, तो कोई मतलब नहीं इस बात का। आपका पहला ही ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। चले भाई, What change did the Regulating Act bring to the post of Governor of Bengal? Regulating Act ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया? अभी रेगुलेटिंग एक्ट हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा है आपसे थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्चुअल कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट के अंदर उसने क्या चेंज लेकर आया। आप लोग मुझे बताइए, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है वो ब्रिटिश इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म माना जाता है और इसी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके साथ में एक काउंसिल भी बनाएगी जिसमें 4 मेंबर रखे गए ताकि जो एब्सोल्यूट पावर है वो एक ही हाथ में रह सके। मतलब इसका क्या हुआ कि पहले बंगाल गवर्नर सिर्फ एक प्रेसिडेंसी तक ही लिमिटेड था, लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है इसके बाद उसका जो कंट्रोल है वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर भी आ गया। समझ रहे हैं? अच्छा, मैं यहां पर ना एक लगे हाथों एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो गवर्नर जनरल टर्म है आप क्या समझते हैं इससे? इसका मतलब होता है कि ये कंपनी की सुप्रीम अथॉरिटी है भारत के अंदर, है कि नहीं? और पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे मैं पूछूं तो कौन आंसर करेंगे आप उसमें? वॉरेन हास्टिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है उसके अंदर क्या चेंज लेकर आया? ही वॉज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, जी नहीं। ही वॉज रिड्यूस्ड टू अ सेरेमोनियल पोजीशन, यानी कि उन्हें एक औपचारिक पद तक सीमित कर दिया, जी नहीं। हिज रोल वॉज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल विद अ काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, यानी कि उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया। ये वाली बात आप लोगों को यहां पर करेक्ट करनी है। ये तो आसान है भाई, है ना? ये तो आसान था। फिल इन द ब्लैंक करना है भाई। चलो एक एक करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक एट द 1960 रोम ओलंपिक्स,
मिल्खा सिंह सेट एन इंडियन रिकॉर्ड बाय फिनिशिंग फोर्थ इन द मेंस 400 मीटर विद अ टाइमिंग ऑफ कितना? अ रिकॉर्ड दैट स्टूड अंटिल 1984। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में कितनी सेकंड के समय के साथ चौथा स्थान प्राप्त कर भारतीय रिकॉर्ड बनाया, जो कि 1984 तक कायम भी रहा। देखो, मिल्खा सिंह के ऊपर इतनी सारी चर्चा हुई है, आपने मूवी भी देख ली होगी, भाग मिल्खा भाग। अब यार, ये वाला जो नंबर है, ये तो आपको मूवी के अंदर भी इन्होंने दिखाया है। मिल्खा सिंह, जिनको हम क्या भी कहते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। तो ये इवेंट था 400 मीटर की मेंस रोज, जिसका जो इवेंट था वो 1960 का रोम ओलंपिक्स था। और इसके अंदर मिल्खा सिंह ने जो समय लिया था वो था 45.6 सेकेंड्स। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो वो थी, जो इनकी पोजीशन है वो भी याद रखिएगा, फोर्थ पोजीशन ये थी। और ये जो टाइम था वो इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बनाता है 1984 तक, जब इसको अगली बार तोड़ा नहीं गया। तो ये इतना बड़ा लेजेंडरी रिकॉर्ड था कि इंडिया में 400 मीटर एथलेटिक्स का ये एक बेंचमार्क बन गया था। समझ रहे हैं? तो बस ये 45.6 456 याद रख लोगे ना, उसमें आपको एक करेक्टली याद रह जाएगा, 456 या फिर 45.6 सेकेंड। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट इंडियाज रीसेंट 2024 इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की हालिया 2024 आर्थिक कूटनीति और घरेलू निवेश सुविधा सुधारों को सही ढंग से दर्शाता है? तो यार, करंट अफेयर के अंदर ना होता है क्या ना, हमें ऐसी कई सारी इवेंट्स के ऊपर ध्यान देना होता है कि क्या हो रहा है, कौन से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको किस किस तरीके से ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा है कि इंडिया की जो रीसेंट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है प्लस जो 2024 का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन रिफॉर्म है, उनको टेस्ट किया गया है। अब दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके हम इसके अंदर में पढ़ेंगे। पहला है, इन द इंडिया उज्बेकिस्तान बीआईटी अलाउज अनकंडीशनल एक्सेस टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन विदाउट एग्जॉस्टिंग लोकल रेमेडीज। भारत उज्बेकिस्तान बीआईटी स्थानीय उपायों के उपयोग के बिना अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति देता है। तो इंडिया की ये न्यू जनरेशन बीआईटीज 2016 के बाद वाले का कोर फीचर है कि जो लोकल रेमेडीज का एग्जॉशन है या जो मिनिमम वेटिंग पीरियड है, उस पर काम किया जाए। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सीधा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, पहले वो डोमेस्टिक कोर्ट्स के अंदर जाएंगे और वहां पर वो रेमेडीज ट्राई ट्राई उनको करनी होती हैं। इसलिए ये जो उन्होंने बोला है कि अनकंडीशनल एक्सेस, ये तो नहीं है ना, उन्हें पहले डोमेस्टिक कोड या फिर जो रेमेडीज है वो ट्राई करनी पड़ेंगी। तो ये वाली जो बात है, ये इसलिए हम यहाँ पर गलत कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेमेडीज इंडेक्स सोली रैंक्स स्मार्ट सिटीज एंड एक्सक्लूड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स, यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक केवल स्मार्ट शहरों को रैंक करता है और निजी निवेश संकेतों को शामिल नहीं करता। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपका गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो निरी है, निरी यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स, ये सिर्फ स्मार्ट सिटी तक ही लिमिटेड है और ये मल्टीपल पैरामीटर्स को कवर करता है, जैसे कि यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट रेडीनेस है वो कैसी है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कैसी है। तो इसलिए ये कहना कि प्राइवेट इंडिकेटर्स या फिर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको एक्सक्लूड करा गया है, ये वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो ये भी गलत है। तो इसमें कोई सा भी करेक्ट नहीं था यार। थोड़ा सा टफ लग सकता है ये सवाल, बट अगर आपको ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक्स के जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं उनको लेकर थोड़ा सा क्लियर रहने की जरूरी होती है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, वेयर इज दी डॉक्टर एस पी मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम लोकेटेड? डॉक्टर एस पी मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम की जो लोकेशन है वो बताइए कि वो कहाँ पर है। क्या कह रहे हो कि सर ऐसे सवाल सुनने में मजा आता है? तो जी, ये है आपका नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो जो डॉक्टर एस पी मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम है, वो लोकेशन आपसे इन्होंने पूछी गई। एक मेजर नेशनल लेवल का ये एक्वेटिक फैसिलिटी हमारे स्विमर्स को प्रोवाइड करता है। जो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप और ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं
उनके लिए इसी स्विमिंग स्टेडियम का यूज करा जाता है। तो नई दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन है यार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन हार्ट अ हिस्ट्री बाय संदीप जौहर एंड द एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट नॉवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदीप जौहर द्वारा लिखित हार्ट अ हिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? अब आप बोलोगे कि यार ये क्या कर दिया आपने। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ना, हार्ट अ हिस्ट्री, ये लिखी गई है संदीप जौहर के द्वारा। और ये जो पुस्तक है ना, ये नॉन फिक्शन है। इसमें मेडिकल साइंस और जो कार्डियोलॉजी का इतिहास है ना, उसके ऊपर बात कही है। इसमें इन्होंने अपने पर्सनल मेमोर को रखा है, साइंटिफिक जो एवोल्यूशन है उसको एक्सप्लेन करा गया है। तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें समझनी होगी। एक इन्होंने जो यहाँ पर दी है एडगर अवार्ड, ये क्या होता है? तो ये एक अवार्ड है जो कि क्राइम या फिर मिस्ट्री या फिर जितने भी फिक्शन नॉवेल्स होते हैं ना, उनके लिए दिया जाता है। जितनी भी नॉन फिक्शनल बुक्स होती हैं इस अवार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं होती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हार्ट अ हिस्ट्री, ये क्या है? ये एक नॉन फिक्शन बुक है। जबकि ये जो एडगर अवार्ड है, ये क्या है? यहाँ पर सिर्फ फिक्शन जो बुक्स होती हैं उन पर ही काम होता है। तो डायरेक्ट तो यहाँ पर कोई आपको मैचिंग नजर आई? नॉमिनेटेड फॉर एडगर अवार्ड, जी नहीं। वॉन एडगर अवार्ड हो ही नहीं सकता। रिसीव्ड एडगर अवार्ड नहीं हो सकता। नॉन फिक्शन मेमोयर है जो कि एडगर अवार्ड को लेकर इन एलिजिबल है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। अगेन मैं फिर से कहूंगा, अब सीधे सीधे सवाल नहीं पूछता है, ठीक है? एडगर अवार्ड को लेकर सभी ने पढ़ रखा होगा कि ओहो हो ये दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है। बट वही है कि एक हार्ट अस हिस्ट्री नामक बुक आपकी चर्चा में थी। अगर उसके थोड़ी सी डिटेल्स हमने देख ली हो कि वो किस पर आधारित है, किन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, और जो एडगर अवार्ड है वो किन चीज़ों के बारे में दिए जाते हैं, तो हम ये बता पाते हैं कि ये नॉन फिक्शन मेमोर है हार्ट अ हिस्ट्री, और एडगर अवार्ड से आपका संबंध नहीं रखता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर जॉर्जेस मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड। किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में जॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? भाई ये देखो, फिजिकल ज्योग्राफी पर बेस्ड एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी सवाल है। अब जॉर्ज का जब डिस्कशन करा जाता है या फिर जॉर्जेस पर जब चर्चा होती है, तो ये क्या होता है? एक नैरो डीप वैली होता है। और कब बनते हैं? जब जो रिवर होती है, रिवर का जो वर्टिकल इरोजन होता है, रिवर का वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, और वहां पर जो लेटरल इरोजन है वो क्या हो? वो कम हो। तो ये तब बनते हैं आपके जॉर्जेस। समझ गए? क्लियर है? यहां पर ऑप्शन में आपको क्या दिए हैं कि इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर जॉर्जेस मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड? सॉफ्ट सेडिमेंट, हार्ड रॉक्स, ग्लेशियर टिल्ट, या फिर वोल्केनिक एक्श। यार यहां पर आप थोड़ी देर के लिए हार्ड रॉक्स पर रुको जरा। अगर हार्ड रॉक्स का जो रोल है आपको वो क्लियर है, तो आप सीधे इसमें बी ऑप्शन मार्क करोगे। जैसे कि हार्ड रॉक में आपका जैसे ग्रेनाइट है या फिर बसाल्ट है, तो वो क्या होता है? वो आसानी से इरोड नहीं होता है। रिवर उन्हें डीप कट करती है, वाइड नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको उनकी स्टीप साइड्स नजर आती हैं, आपको डीप वैलीज नजर आती हैं। जो स्टीप साइड और डीप वैली है, मतलब क्या है? वो जॉर्ज है। तो अब आप मुझे बताइए कि जॉर्जेस का जो फॉर्मेशन है मोस्ट कॉमनली डेवलप होगा कौन से जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में? आपके हार्ड रॉक्स के अंदर ना। कारण क्या था? क्योंकि यहां पर आपको इरोजन कम नजर आ रहा था, रिवर उन्हें डीप कट करती है, वाइड नहीं कट कर पाती। तो हार्ड रॉक्स वाला जो ऑप्शन है वो इसमें हमें करेक्ट करना पड़ेगा, जहां पर ये जो जॉर्जेस है वो ज्यादा डेवलप होता है। अब देखो जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि सॉफ्ट सेडिमेंट्स इन्होंने दिया है। सॉफ्ट रॉक्स में जो रिवर है ना वो वाइड वैली बना लेती है, यहाँ पर जॉर्ज थोड़ी ना बनेंगे, तो ये आपका गलत कर देंगे आप। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर ग्लेशियल टिल का नाम लिया है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, रिवर जॉर्ज से रिलेटेड नहीं है ये। तो ये तो आप यहाँ पर ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। फिर इन्होंने वोल्केनिक ऐश दिया है, ऐश लूज होती है, वो स्टेबल स्टीप वॉल्स पॉसिबल थोड़ी ना कर पाएगी। तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करे जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या समझे? आप यही समझे ना कि जो जॉर्ज है वो यंग रिवर प्लस हार्ड रॉक और प्लस वहां पर वर्टिकल इरोजन हो, ठीक है?
और मान लो कि इन्होंने आपको कैनियन दे दिया, तो कैनियन के अंदर क्या होगा, वहां पर लॉन्ग टर्म इरोजन होगा, जैसे कि प्लेटो वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन तिरुपति आंध्र प्रदेश इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? करंट अफेयर बेस्ड सवाल है। अब यहाँ पर जिसने भी किया वो तो आपको चलो बता ही दूंगा मैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उनके अंदर लिथियम आयन बैटरी से हम रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, जैसे कि सोलर जो एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है। इंपॉर्टेंट जो डिपेंडेंस है इसके लिए हमारी चाइना, साउथ कोरिया इनके ऊपर है, उसको कम करना हमारा उद्देश्य है। तो इसके इनॉग्रेशन से रिलेटेड ये पूछ रहे हैं, तो 2022 के सितंबर में इस प्लांट का जो इनॉग्रेशन है वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अंदर हुआ था, जो कि उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है राजीव चंद्रशेखर जी, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे के लिए मान लो कल को पूछ लें कि कहाँ पर लोकेटेड है ये फैक्ट्री। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 एंड 2011? किस भारतीय राज्य ने 2001 और 11 के बीच में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्ज किया गया? ये एक स्टैटिक सवाल के रूप में मैं कहूंगा, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है। तो पहले तो आप यहाँ पर नागालैंड को याद रख लें। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, पहला मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि जो डेथ रेट प्लस जो माइग्रेशन है वो क्या है, वो ज्यादा है बर्थ रेट से, उसको कहा जाता है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस 2001 से 11 वाले सेंसस पीरियड में कम हो जाना इसके अंदर देखा गया। नागालैंड ने नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड करी। बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। कई सारे सेंसस इन्यूमरेशन के इश्यूज भी थे। फर्टिलिटी जो रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से नागालैंड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो नेगेटिव रहा। इसीलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन मार्क करेंगे। Which of the following best describes the rate of natural increase of population? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका वर्णन करता है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब आप मुझे बताइए कि जो RNI है यानी कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इसका सिंपल मतलब क्या होगा? यही ना कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट के बराबर होगी, है कि नहीं? तो इस कैलकुलेशन में आप माइग्रेशन को इंक्लूड नहीं करते, ना इमिग्रेशन को, ना एमिग्रेशन को। समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो हमारे लिए कुछ इस सवाल को समझने के लिए जो आएंगी वो आएंगी, जैसे कि CBR। व्हाट इज दिस CBR? ये है आपका क्रूड बर्थ रेट। जैसे कि CDR, ये CDR क्या है? ये आपका क्रूड डेथ रेट। तो CBR क्या है? ये है आपका कि भाई 1000 जो पॉपुलेशन है उस पर कितने पैदा हुए हैं, कितनी बर्थ हुई है। CDR क्या है? ये है कि भाई 1000 पॉपुलेशन के ऊपर कितनी डेथ हुई है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि RNI जो कि मैंने अभी बताया था कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा कि आप CBR यानी कि जो बर्थ वाला था पर 1000 उसमें से डेथ वाला पर 1000 यानी कि CDR को क्या कर दें, माइनस कर दें। और ये इंडिकेटर बताएगा कि पॉपुलेशन नेचुरली बढ़ रही है या फिर आपका घट रही है। समझ गए इस बात को? तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? इट इज द क्रूड बर्थ रेट मल्टीप्लाइड बाय द क्रूड डेथ रेट। जी नहीं। इट इज द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। जी नहीं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। ये वाली बात यहाँ पर सही होगी ना यार? इट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ ड्यू टू द माइग्रेशन अलोन। कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो ये है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन का रेट अगर डिस्क्राइब करना है हमें तो। आगे बढ़ेंगे भाई। Examine the following statements about SSLV D2 mission and select the correct option. स्टेटमेंट 1 दिया गया है, स्टेटमेंट 2 दिया गया है। SSLV D2 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों को जांच करें और बताएं कि भाई इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर SSLV D2 मिशन के लिए दो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं।
तो दोनों को सेपरेटली हमें एनालाइज करना पड़ेगा। पहला, SSLV D2 इंसर्टेड EOS 07 Janus 1 and Azadi S82 into a 450 kilometer circular orbit using the three-stage vehicle powered entirely by liquid propulsion। SSLV D2 ने पूरी तरह द्रव प्रणोदन से संचालित 3 चरणीय वाहन का उपयोग करते हुए EOS 07 Janus 1 एंड आजादी सैट 2 को 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा के अंदर स्थापित किया। SSLV होता है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब इसके अंदर ना आपको 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है आपका वेलोसिटी टाइमिंग मॉड्यूल, जो कि लिक्विड बेस्ड होता है बट मेन स्टेज में सॉलिड होता है। अगर मैं कहूं कि ये एंटायरली आप लिक्विड प्रोपल्शन की वजह से कर रहे हैं, तो ये गलत है। समझ गए मैंने क्या कहा? इसके जो 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज मैंने आपको बताए, उसमें से एक है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। वो लिक्विड बेस्ड है, लेकिन मेन जो स्टेजेस होती है ना, उसमें सॉलिड प्रोपल्शन आपका यूज होता है। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है यार, वो आपका गलत रहेगा। दूसरा है दी SSLV D2 मिशन शोकेस्ड रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी विद लो टर्नअराउंड टाइम एंड लिमिटेड ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। SSLV D2 मिशन के ने कम समय में प्रक्षेपण क्षमता और सीमित जमीनी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को प्रदर्शित किया। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। रैपिड लॉन्च कैपेबिलिटी को ही दर्शाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है SSLV का। लो टर्नअराउंड टाइम होता है, मिनिमम ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें जरूरत होती है। तो ये मिशन इसरो की जो एक रिस्पॉन्सिव स्पेस लॉन्च विजन है ना, उसको शो करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें गलत था, दूसरा वाला सही है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट का जो बी ऑप्शन है ये इसमें सही जाएगा। तो वही है कि हाल फिलहाल में इसरो ने कोई आपका लॉन्च वगैरह करा हो तो उसकी डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेनी है। मुझे पता है डेप्थ थोड़ी सी मांग रहा है, बट अगर मांग रहा है तो तैयार करना है ना अपने आप को। चले भाई, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेलोमेरेज एंजाइम। टेलोमेरेज एंजाइम का प्राथमिक कार्य क्या है? अब आप मुझसे पूछोगे कि पहले तो ये जो एंजाइम है ये है क्या? तो यार एक स्पेशल एंजाइम होता है जो कि ना जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके एंड पर काम करता है। और क्रोमोसोम्स के जो एंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेलोमर्स। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जो टेलोमर यहाँ पर है, आपने यहाँ पर बोल दिया कि क्रोमोसोम का एंड है, ये क्या है? तो ये ना डीएनए का एक प्रोटेक्टिव कैप होता है। जैसे कि जो शूलेस होते हैं उनके प्लास्टिक टिप के जैसा आपको ये नजर आएगा। हर सेल डिवीजन के साथ ये आपका जो टेलोमर होता है ना, वो छोटा हो जाता है। तो अगर टेलोमर ज्यादा शॉर्ट हो जाए तो सेल डिवीजन ये कर ही नहीं पाएगा। फिर जो कोशिका की उम्र है, जो एजिंग है या फिर जो डेथ है, वो स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ये जो टेलोमर है इनका रोल कैसे समझेंगे कि ये टेलोमरेज या फिर टेलोमर्स को दोबारा लेंथन करता है। ज्यादातर जो स्टम सेल्स होती हैं या फिर जो जर्म सेल्स होती हैं या जो कैंसर सेल्स होती हैं उसमें ये एक्टिव होता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए ये जो टेलोमरीज है, ये जो एंजाइम है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा कि टेलोमेर को लेंथनिंग यानी कि उसकी लंबाई बढ़ाने का इसका प्राइमरी फंक्शन हो। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही कर दिया हमने। Which of the following commissions recommended the establishment of a permanent secretariat for the Interstate Council to institutionalize center-state cooperation? निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र राज्य सहयोग को संस्थागत बनाने के लिए अंतरराज्य परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापना की सिफारिश करी? अच्छा सवाल है ये आपका। ठीक है, तो एक कमीशन का नाम यूज करा जाता है जिसको आप सरकारिया कमीशन के बारे में जानते हैं। तो इंटरस्टेट काउंसिल यानी कि ISC, इसको आ, आप समझते ही हैं ये क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? 263 के अंदर। ये रटे हुए होते हैं वैसे सबको, बट यहाँ पर सीधे सीधे चीजें नहीं पूछ रहे, घुमाकर पूछते हैं। तो इंटरस्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के 263 नंबर आर्टिकल के अंदर आती है, जिसका पर्पज होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कोऑपरेशन को बनाया जा सके। जो डिस्प्यूट्स है
उनके ऊपर डिस्कशन करी जा सके, जो पॉलिसीज बन रही हैं उनके ऊपर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करा जा सके। तो सरकारिया कमीशन जो कि 1983 से संबंधित है, जस्टिस आर एस सरकारिया इसके हेड थे, फोकस करता है केंद्र और राज्यों के रिलेशंस के ऊपर। तो इस कमीशन के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, कुछ सिफारिश दी गई कि भाई इंटरस्टेट काउंसिल को एक परमानेंट और इफेक्टिव बॉडी हमें बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक परमानेंट सेक्रेटरीट को स्टैब्लिश करने की जरूरत होगी। तो यहां पर इस रिकमेंडेशन के बाद ही आपको आईएससी को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता हुआ देखते हैं। तो यहां पर आपका सरकारी कमीशन वाला जो ऑप्शन है वो सही जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो बाकी की भी कमेटीज के नाम दिए गए हैं, जैसे कि राजमन्नार कमेटी का नाम दिया गया है। ये तमिलनाडु की एक स्टेट लेवल कमेटी है, इसका कोई संबंध इससे नहीं है कि ये इंटर स्टेट काउंसिल को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। ऐसे ही यहाँ पर एक पुंछी कमीशन का जिक्र किया गया है, ये बाद में कमीशन आया था 2007 में, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारी रिकमेंडेशन को रिव्यू करता है एक्चुअली में ये, बट बाद की बात है ये। और चौथा था यहाँ पर वेंकट चलैया आयोग। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए बनी थी, इसका आईएएससी पर फोकस नहीं है, तो ये वाली भी यहाँ पर सही नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई आर कुकिंग टेंसिल्स ऑफन मेड विद कॉपर बॉटम। खाना पकाने के बर्तन प्राय तांबे के तले वाले क्यों बनाए जाते हैं? सभी लोग आंसर कर देंगे क्योंकि पता है कि जो कॉपर है वो हीट बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, उसका अच्छा कंडक्टर है। तो जब गैस या जो इंडक्शन है उससे हीट मिलती है तो कॉपर का जो बेस होता है ना, वो हीट को क्विकली एब्जॉर्ब करता है और पूरे बेस में वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड करता है। तो इसका फायदा यही है कि खाना एक जगह से जलता नहीं है, आप जो खाना बना रहे हैं वो एक जगह से लगता नहीं है, इवनली यानी कि बराबर तरीके से आपका खाना पकता है। आपका जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कुकिंग का जो टाइम है वो आपका कम लगता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट यूजेज है कॉपर बॉटम बनाने का आपके खाना पकाने के बर्तनों के नीचे। तो मैंने यहाँ पर आपसे ना एक टर्म यूज किया, थर्मल कंडक्टिविटी। तापीय चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी आप ऐसे मान लीजिएगा कि कोई भी जो मटेरियल है ना उसकी हीट को कंडक्ट करने की उसकी एबिलिटी होती है। तो जो कॉपर है ना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आयरन और स्टील से काफी ज्यादा होती है। इसीलिए जो बर्तन होते हैं वो ऊपर से क्या बनाए जाते हैं, स्टील, ताकि जो फूड रिएक्शन है उससे बचा जा सके, और नीचे से कॉपर हीट के लिए प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर? कॉपर इज गुड इंसुलेटर प्रिवेंटिंग द हीट लॉस, जी नहीं। कॉपर हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट मेक इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, अभी यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इंश्योरिंग इवन हीटिंग, ये वाली जो बात है ना सी ऑप्शन वाली, ये इसमें सही चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? यूसीसी का ये प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहे हैं कि बताइए कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सबसे पहली चीज, इसका जो मेंशन्ड आर्टिकल है वो सभी लोगों को रटा हुआ होता है, आर्टिकल नंबर 44 आपके डीपीएसपी वाले पार्ट के अंदर ये आता है। ठीक है, अब इस यूसीसी का जो कोर आइडिया है वो क्या है कि भाई जो शादियां हैं या फिर जो डाइवोर्स होते हैं या फिर किसी चीज को इनहेरिट किया जाता है या जो अडॉप्शन है, वो सब इसके कोर आइडिया में शामिल है। मतलब इस जितने भी मैटर मैंने आपको बताया, आपका शादी, आपका डाइवोर्स, आपका इनहेरिटेंस या फिर आपका अडॉप्शन, इसमें रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज की जगह एक कॉमन लॉ हो, जिसका उद्देश्य यही है कि लॉ के प्रति इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए, जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करी जाए, नेशनल इंटीग्रेशन करा जाए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? टू एस्टैब्लिश अ कॉमन क्रिमिनल लॉ फॉर ऑल सिटीजंस, जी नहीं। टू यूनिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, जी नहीं। टू प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज फॉर ऑल सिटीजंस इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। सभी को रटा हुआ होगा ये, वैसे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, तो यूसीसी रिलीजन को खत्म करना नहीं है, यूसीसी पर्सनल लॉज को यूनिफॉर्म करना है, रिलीजन को नहीं। एआईएफ यानी कि द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर, तो ये कृषि अवसंरचना कोष इसके लिए सहायता प्रदान करता है। चर्चित टॉपिक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक
फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई थी। तो जो भी पोस्ट हार्वेस्टिंग के जो बाद के लॉसेस होते हैं उनको कम करने के लिए इसको लाया गया कि भाई जो किसान हैं उनको बेटर स्टोरेज प्रोवाइड करी जा सके, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज हैं वो दी जा सके। एआईएफ किस चीज के लिए यूज होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ना लोन्स मिलते हैं कि आप वेयर हाउसेस बना सकें, आप कोल्ड स्टोरेज को डेवलप कर सकें, आप कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकें, आपके एग्रीकल्चर बेस्ड जो लॉजिस्टिक्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीगेशन सेंटर्स उसके ऊपर काम कर सकें। तो ये सब चीजें फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाने का काम करती है, जो मिडिल मैन की डिपेंडेंसी होती है उसको कम करती है, जो फूड वेस्ट होता है उसको कम करती है। तो यहाँ पर ये जो एग्री लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन वाला ऑप्शन है ना वो इसमें सही जाएगा यार। नेक्स्ट, रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। करेक्ट ऑप्शन चुनिए। असर्शन यानी कि अभिकथन में ये आपसे कुछ बात कह रहे हैं, एक एक करके इन बातों को देखते हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्रोवाइड्स जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जीआईएस आधारित जानकारी प्रदान करता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो ये IILB जिसकी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। अब इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल लैंड पार्सल्स होते हैं उनकी जीआईएस मैपिंग करी जाती है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लोकेशन, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी यूटिलिटी, उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो ये वाली जो बात इन्होंने यहाँ पर कही वो बिल्कुल ठीक है। रीजन है इट इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी कि इसका प्रबंधन खान मंत्रालय के द्वारा करा जाता है। क्या ये वाली बात सही है? ये गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा मैनेज नहीं करा जाता। इसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड आपका आता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का इसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ए ट्रू है और आर फॉल्स है, इसीलिए सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल पीस ट्रेंड सिंस 2008। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 के वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग से दर्शाता? अभी रैंकिंग रूंकिंग नहीं पूछते आपसे, अभी पूछते हैं कि ये जो जीपीआई है या फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये कौन से स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल पीस का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो जीपीआई दुनिया के जो देश हैं उनके शांति को, उनके पीस को दो तीन ऐसे डोमेन्स हैं जिनके ऊपर मापता है कि भाई उनका जो अभी ऑनगोइंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है वो कैसा है, जो सोसाइटल सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कैसी है, वहां पर मिलिटराइजेशन कैसा चल रहा है। तो 2008 के बाद से ये ट्रेंड देखा गया कि वॉर हो, सिविल कन्फ्लिक्ट हो या फिर आतंकवादी हो, वो क्या हुए हैं, वो बढ़े हैं। क्राइम हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वो क्या होती है, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को गिराते हैं और वो गिरी है। लेकिन जो मिलिटरलाइजेशन है उसका स्कोर इंप्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि कई सारी जो कंट्रीज है उन्होंने रिलेटिवली जो मिलिट्री है उस बर्डन को कम करा है, प्रोफेशनलाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया है, कोल्ड वॉर की टाइप जो मास मोबिलाइजेशन है वो कम हुई है। तो हम ये एक मिक्स्ड ट्रेंड के रूप में देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल थ्री जीपीआई डोमेन्स हैव स्टेडीली इम्प्रूव्ड। जी नहीं, दो गिरे हैं, एक इम्प्रूव करा है। द एवरेज कंट्री स्कोर्ड हैज इम्प्रूव्ड बाई 4.5 सिंस 28। ongoing conflict and safety and security have deteriorated by militarization has improved। ये वाली बात आपके यहाँ पर सही जाती है। ठीक है, तो ये इंप्रूव नहीं हुआ है, इवन 5% ना गिरा है जो एवरेज कंट्री स्कोर है। ये सेकंड वाला गलत था। नेक्स्ट है यार, अंडर इंडियाज अपडेटेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर 2025 विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। 2025 के लिए भारत के उद्यतन राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत जलवायु अनुकूलन हेतु किस राज्य को सर्वाधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ? ये बजट रिलेटेड सवाल है। क्लाइमेट एडेप्टेशन, इसके अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट को चेंज होने के उसके बचाव को लेकर बात करी जाती है। इमिशन जो हो रहे हैं उनको कम करना वो सेकेंडरी होता है। इंडिया में क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है फार्मिंग, कि वहां पर जो रेनफॉल है
वो वेरिएबल हो चुकी है, हीट स्ट्रेस पड़ रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जहाँ पर सूखे आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैक्सिमम बजट का जो एलोकेशन जाता है ना, वो जो क्रॉप रेजिलियंस है उसके लिए जाता है, इरिगेशन एफिशिएंसी के लिए जाता है, जो वाटरशेड और ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए करा जाता है। तो डायरेक्ट लाइवलीहुड इम्पैक्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स को टॉप प्रायोरिटी बनाता है। समझ गए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट्स अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री? कौन सा कथन भारत के वस्त्र उद्योग की अनूठी विशेषता को सही ढंग से उजागर करता है? अब मल्टीपल इन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, उनके हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर करना है। पहला है, इट फोकसेस ओनली ऑन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स पर फोकस करता है? ओनली नहीं, इट इज प्राइमरली सेल्फ रिलायंट एंड इंपोर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स। पार्शियली सेल्फ रिलायंट है। इट इज सेल्फ रिलायंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन, इट ओनली केटर्स द डोमेस्टिक मार्केट्स। अब इन्होंने पूछा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसका यूनिक फीचर हाईलाइट करने वाला ऑप्शन कौन सा है? आप लोग मुझे बताओ कि जो इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया के जो रेयर इंडस्ट्रीज है उनमें से एक है, जो कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, इन पर काम करता है। जो स्पिनिंग है, कपड़ा बुनना है, जो वीविंग प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग है, जो गारमेंट्स है, उनकी पूरी चेन को विद इन द कंट्री हैंडल करता है ना? तो अब आप मुझे बताओ कि जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन मतलब किसी प्रोडक्ट के बनने में जो सारे स्टेजेस हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होना और फिर आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होना। इंडियन टेक्सटाइल के अंदर कॉटन ग्रो भी होता है, फैब्रिक भी बनता है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो इसके लिए इंडिया एंड टू एंड सेल्फ रिलायंट हुआ या नहीं हुआ? तो मैं क्या कहूंगा कि इट इज सेल्फ रिलायंट क्रॉस द फुल वैल्यू चेन, इसलिए हम यहां पर सी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इनेबल्स द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने का अधिकार देता है? इसके ऊपर तो यार पीछे भी डिस्कस करके आया था मैं आपसे, ये कि एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही आर्टिकल पर दो सवाल आपके सेट बैठ गए। आईएससी कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैकेनिज्म है ना, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए या फिर जो पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन है उसके लिए लाया गया है। और ये 263 कहता क्या है? ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप एक इंटर स्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश कीजिए जब सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो। और इस आर्टिकल के अंदर 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया गया, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो पीएम होते हैं। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाकी के भी आर्टिकल यूज हुए हैं, जैसे कि 264। कोई बताएगा 264 के अंदर क्या है? इसमें ये फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, ये वित्तीय मामलों से संबंधित है। आर्टिकल 312 सभी को रटा हुआ है, ये आईएएस पीसीएस से रिलेटेड है, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं। आर्टिकल 262 ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है ना, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये उनसे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सबको भी। इवेल्युएट दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स। वायुमंडलीय परतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। दो कथन का मूल्यांकन करना है एंड बताना है कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से करेक्ट है। पहला है, मोस्ट वेदर फिनोमेना अक्कर इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये वेदर फिनोमेना को स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बोल रहे हैं। दी ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। इन्होंने ओजोन लेयर को ट्रोपोस्फेयर के अंदर बता दिया है। तो आपके लिए आज की क्लास का मेरे ख्याल से सबसे आसान सवालों में से एक है। इस सवाल के अंदर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं उनसे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, दोनों को इंडिविजुअली आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं। पहला इन्होंने दिया कि मोस्ट वेदर फिनोमेना अकर इन स्ट्रेटोस्फेयर। क्या ये बात गलत है या सही है? ये गलत है। जैसे कि वेदर फिनोमेना का मतलब क्या है? जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, जहां पर आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जहां पर रेनफॉल होता है, उन्हीं को तो हम वेदर फिनोमेना कहते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं।
ठीक है, ना कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब आप पूछोगे कि जी ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है ये क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर, हाइट इसकी लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है, सबसे नीचे वाली ये लेयर होती है। यहीं पर आपको टेम्परेचर गिरता हुआ नजर आता है, एयर सर्कुलेशन यहीं पर एक्टिव होता है, वेदर एक्टिविटीज इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, द ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर मेनली आपकी कहां पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, जो कि लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक की जो हाइट पर है आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप पूछेंगे कि ये जो ओजोन लेयर होती है इसका काम क्या है? तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, उनको अब्सॉर्ब करता है। अर्थ पर लाइफ जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन हो सकता है, लेकिन वो मतलब पॉल्यूटेंट होता है, मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन उसको हम कहते हैं। तो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नजर आएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो नीदर वन नॉर टू करेक्ट वाला जो ये ऑप्शन है ना आपका, ये इसके अंदर करेक्ट जाएगा। ओके। तो ये था यार डिस्कशन आपकी 13 सितंबर शिफ्ट वन के जो जीएस के पूछे गए सवाल थे उस पर डिस्कशन था। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब पर करने में शर्माइएगा मत। अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों से मैं ये जरूर कहूंगा कि यार आप अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाएं, उससे थोड़ी सी वीडियो को रीच मिलती है और अभी रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? तो ये मेरे जो छोटे मोटे एफर्ट आपके लिए लगाए जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उस एफर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो ये वाली बात है। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो मैं अपने एप्लीकेशन EDU 24 के ऊपर एक कोर्स बनाकर उसके अंदर डाल दूँ, है ना? तो यही है यार। बाकी मेरा जो टेलीग्राम है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस या फिर बाकी चीज़ों की। और मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये रॉबिन SIRG मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसमें। थैंक यू।